अडानी अंबानी साहब जैसे और दूसरे उनके साथ मिलकर देश को नोच रहे हैं। प्लीज मेरा नाम गद्दारों में नहीं आएगा, माफी मांगने वालों में नहीं आएगा, भगोड़ों में नहीं आएगा। वकील भी किसानों के साथ खड़े हैं। ये गद्दार हमें ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, धरने करो, सड़कों पे बैठो और यही तुम्हारा फ्यूचर जाएगा। क्योंकि वो किसानों की लड़ाई नहीं है, किसान भी देश की मजलूम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद आ रहा है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, वो करप्शन का अड्डा बन गया ना। यही वो लोग हैं जिन्होंने देश को हमेशा तोड़ा है, नफरतों में बांटा है। हम लोग वो लोग नहीं है कि जिस हाथ ने हमें खिलाया उस हाथ को काटे और उस थाली में छेद करे। पढ़े लिखे युवा जब सड़क पे आ जाते हैं ना सही का साथ देने के लिए, मांगों के लिए, तो वो असली क्रांति होगी। वो राजा वहाँ जनता के लिए नहीं बैठा, वो कुर्सी के लिए बैठा है। 20% नहीं 20 लोग हैं जिनके पास इंडिया की 90% वेल्थ है। चाय बनाने के लिए नाली से गैस निकाल के बताई डॉक्टर तूने कोई। सर आपके साथ जो काफ़ी समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी के बाहर अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो भी शंभू बॉर्डर पर जाने वाली हैं उनका किसानों का हौसला बुलंद करने के लिए, क्या कहेंगे? ना तो डॉक्टर ऋतु अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, ना किसान अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो देश की जनता समझ भी रही है और देश की जनता ने और ना हम सब लोग मिलके ईवीएम के खिलाफ अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, स्टूडेंट्स, टीचर्स और देश के जवानों को, अग्निवीरों को बचाने का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। तो डॉक्टर ऋतु लड़ाई लड़ रही हैं पूरे देश के छात्रों की और पूरे देश के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए, जिनको धोखाधड़ी करके, फर्जीवाड़ा करके, पैसे लेके, उनका यौन उत्पीड़न करके नौकरियां दी जा रही हैं, उसके खिलाफ पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ की लड़ाई डॉक्टर ऋतु लड़ रही हैं। डॉक्टर ऋतु ईवीएम की भी लड़ाई लड़ रही हैं, अब डॉक्टर ऋतु किसानों की भी लड़ाई लड़ रही हैं। तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि सभी लोग, हम भी लोग, ये मैं वकील हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ ये सब, मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, हम सब मिलके, क्योंकि सभी प्रताड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं, हम सब की लड़ाई है जो हम सब मिल के लड़ रहे हैं। देश का हर SC ST OBC, माइनॉरिटी का व्यक्ति, सिख क्रिश्चियन बौद्ध और जो भी गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब मिलके देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और RSS और BJP के लोग अपने गुजराती जो बिजनेसमैन हैं, मुट्ठी भर, अडानी अंबानी साहब जैसे और दूसरे, उनके साथ मिलकर देश को नोच रहे हैं, देश की संपदाएं नोच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। वो बचाने की लड़ाई पूरे देश के नागरिकों ने ली है। इसीलिए वकील भी किसानों के साथ खड़े हैं। हमें वहाँ पे से बुलाया गया है, हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में वहाँ जाएंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। हम लोग उनके आह्वान का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको दिल्ली आने से रोका जा रहा है ना, दिल्ली में बहुत ही मजबूत तरीके से किसानों की आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली वासी बेकरार बेताब बैठे हैं। उनको वहाँ रोकेंगे तो हम किसानों की लड़ाई यहाँ दिल्ली के अंदर से लड़ेंगे, क्योंकि वो किसानों की लड़ाई नहीं है, किसान भी देश की मजलूम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतु क्या कहेंगे कि क्योंकि काफ़ी समय से आप भी सड़कों पर हैं, लगभग हर विभाग, हर तबका जो है वो सड़कों पर आ गया है अपनी मांगों को लेकर, अब किसान भी जो है वो बॉर्डरों पर हैं, अच्छी बात, लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे? अच्छी बात है ना, क्रांति तो तभी होगी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जितने भी मजलूम हैं, पीड़ित हैं, शोषित, सब सड़कों पे आओ। जब संसद आ रहा है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, वो करप्शन का अड्डा बन गया ना। तो आपको अगर अपनी बात मनवानी है, अपनी बात आपको ये दिखाना है कि यहाँ जनता का राज है, तो सारी जनता को, जो प्रताड़ित छोड़, सबको हाथ मिला के एक होना पड़ेगा, सबको सड़कों पर आना पड़ेगा। और वो चिंदी चोर जो ये बोलते हैं कि किसान गोला वहाँ से पथराव कर रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं, किसान आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, लेकिन छेद से ऊपर इन लोगों ने तो थूका है। तो जिस तरीके से प्राचा साहब ने कहा कि असली देशद्रोह अगर आपने किसी को देखना तो ये हुलीगन्स हैं, यही वो लोग हैं जो सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं। बिल्कुल, RSS BJP की बात कर रही हूँ, यही वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, RSS वाले, BJP वाले, यही वो लोग हैं जिन्होंने देश को हमेशा तोड़ा है, नफरतों में बांटा है और किसानों को, जो देश को अन्न आता है, उनको जो हाथ कहते हैं ना, नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ये
उसी हाथ को काट रहे हैं जो हाथ तुम्हें खिलाता है। तो किसानों में अभी नहीं, जब कोरोना काल में भी जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम उनके साथ खड़े थे, अब भी हम उनके साथ खड़े। एंड होल हार्टेडली हमारी पूरी टीम एज अ संगठन रूप में भी एमएससी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का वेलकम कर रहा है। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया है, हम आज जाने भी वाले थे, लेकिन कुछ हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम लोगों की बहुत सारी मीटिंग्स है, उस वजह से हमने होल्ड किया है। आज नहीं तो कल तक हम उनके पास पहुंचेंगे। और आपने पूछा प्राचा साहब जा रहे हैं, क्योंकि एक लीगल वे में भी वो वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे, ज़मीनी तौर पे भी और कानून के अंदर भी और कानून के बाहर भी, दोनों तरीके से हम उनके साथ हैं, पूरे दल बल के साथ और साथ रहेंगे। क्योंकि हम लोग वो लोग नहीं है कि जिस हाथ ने हमें खिलाया उस हाथ को काटे और उस थाली में छेद करें। और इन लोगों को बताना ज़रूरी है कि आज जितने तमाम दबे कुचले लोग, तमाम वो लोग जिनका शोषण हो रहा है, जिनके हक छीने जा रहे हैं, जिनके साथ दिखावा और झूठ बोला, जैसे प्राच साहब ने एक बात की, मैं भी इन चीज़ों को मानती हूँ कि इन गद्दारों के साथ मीटिंग ही नहीं करनी, क्योंकि अब हमें तो वैसे भी जाने वाले हैं। हमें चाहिए अपने आप से, हमें अपनी पावर को रियलाइज करते हुए एक जन आंदोलन तो ऑलरेडी किसान आंदोलन बन चुका है, एक हफ्ते के अंदर उसको जो हाईलाइट मिला है, सबने ही रियलाइज किया कि ये मांग बहुत जायज़ है। तो मैं कह रही हूँ ईवीएम की लड़ाई, डॉक्टर रितु की लड़ाई और किसानी आंदोलन की लड़ाई, ये सब लड़ाइयों को एक होना पड़ेगा, तभी आप ऐसे चोरों से जो पावर में बैठे हैं आप लड़ पाओगे। और रही बात मेरी लड़ाई की, आपने मुझे देखा मैं इतने टाइम से सड़कों पे बैठी हूँ, ये याद रखिएगा मैडम, अगर क्रांति कभी आती है ना, रेवोल्यूशन, तो वो यूनिवर्सिटीज से आता है, विश्वविद्यालयों से आता है। पढ़े लिखे युवा जब सड़क पे आ जाते हैं ना सही का साथ देने के लिए, मांगों के लिए, तो वो असली क्रांति होती है। और हमने वो एक नैरेटिव पिछले आज 76 डेज है मेरे आंदोलन को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है, और हमारी तरफ से पूरा समर्थन किसानों को है। और ये क्रांति इंतजार कर रहे हैं हम किसान कब कॉल देते हैं दिल्ली कूच करने की, वो वहां से आएंगे, हम यहाँ से वो वहां से बैरिकेड तोड़ेंगे, हम यहाँ से बैरिकेड हटाएंगे उनको यहाँ लाने के लिए दिल्ली में। पूरी दिल्ली में नाकाबंदी की हुई है, कैसे करेंगे? नाकाबंदी तो उस दिन भी थी जिस दिन 6 को आप आई थी, मेरा आंदोलन चल रहा था, वो भी इतनी तगड़ी नाकाबंदी थी। तो हमारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं, इतनी स्ट्रेंथ, मतलब फिजिकली, तब भी हमने वो नाकाबंदी हमारे लोगों ने तोड़ी और पहुंचे। जब जुनून हो ना जीत की तरफ, जब जुनून है आगे कि हाँ अब इन लोगों को, गद्दारों को देश से हटाना है, ये सत्ता में बैठे, तो सब कुछ हो जाएगा। नाकाबंदी करी है उन्होंने, एक्चुअली में गुंडागर्दी करी है। तो मुझे लगता है जब किसान, मजदूर, हर पीड़ित तबका, शोषित तबका एक हो जाएगा, तो ये बैरिकेड्स कौन सी बड़ी बात है, पहले भी उखाड़ के फेंके तो 2 मिनट नहीं लगने। लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन है बॉर्डर की, मैं खुद वहाँ जाकर आई हूँ, वहाँ के जो किसान हैं, जो लोग दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने पूरे जीवन काल में इस तरीके की सिचुएशन कभी नहीं देखी है। हमने यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर होते हैं उस पर भी इस तरीके की सिचुएशन नहीं देखी गई है, जो दिल्ली के अंदर, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर कर दी। तो आपको पता है ये बहुत बड़ी जीत है कि कितना डर रहा है वो इंसान आपसे, कि उसको गोला बारूद का वो लेना पड़ रहा है सपोर्ट आपके लिए। देख, डेमोक्रेसी में आप तब तक ये आतंकी, ये उग्र माहौल नहीं कर सकते। वो अपनी मांग रहे हैं ना, आपको पीसफुल प्रोटेस्टरों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि उसको डर लग रहा है कि अगर किसान यहाँ आ गए, यहाँ से ईवीएम वाला मोर्चा एक साथ मिल गया, यहाँ से जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की लड़ाई एक मिल गई, तो ये इसकी कुर्सी गई। तो वो गोला बारूद क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसको इतना डर आ चुका है कि उसकी कुर्सी जाने वाली है। तो सोचो, वो राजा वहाँ जनता के लिए नहीं बैठा, वो कुर्सी के लिए बैठा है। तो जब कुर्सी हिलती दिखती है ना, तो बौखलाहट में इंसान क्या करता है? अटैक करता है। बौखलाहट में इंसान क्या करता है? जो भी उसके पास रिसोर्सेज है वो लेकर आकर अटैक करता है। जैसे आशुतोष पे किया यूनिवर्सिटी में अटैक, पूरा जला दिया बौखलाहट में, क्योंकि हम संभाले नहीं जा रहे थे। तो यही चीज़ है, दिस इज आवर विक्ट्री। सो मैंने कल भी एक चीज़ कही थी कि हाथी तो निकल चुका है, पूंछ अटकी है। तो वो पूंछ के लिए इतना ज़्यादा इन्हें दिक्कत हो रही है। और आप ये मत समझो, किसानों के साथ तो पूरा डायस्पोरा भी है, सब लोग हैं। और किसानों के साथ जो इस देश का इंसान खाना खाता है, वो उनको पता है कि ये अन्नदाता हमें खिलाना, तो वो अन्नदाता को नहीं बचाएगा तो वो भूखा मरेगा ना अगर इनका साथ देगा। मैं तो कहती हूँ पुलिस को भी समझना चाहिए, उनको भी, जितनी भी पैरामिलिट्री है, सीआरपीएफ की फोर्सेज, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, पुलिस की भी आपने वीडियोस देखी होगी, वो उसी थाली में किसानों के साथ खाना खा रहे होते हैं कि नहीं खा रहे होते। उनको ये चीज़ शर्म आनी चाहिए और समझना चाहिए। उनको भी अपने जो ऑफिशियल्स जो उनको गलत काम करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, उनका ऑब्जेक्शन करना चाहिए और उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। लेकिन बैठक तो चल रही है लगातार, और आप कह रही हैं कि बातचीत नहीं करनी है। अब हमें हमारा ये मानना है, दिस इज आवर डिसीजन। प्राचा सर ने भी कहा दिस इज आवर डिसीजन, क्योंकि भैया हमने भी बातचीत करी थी 19 जनवरी को अपने प्रोटेस्ट में। कोई निष्कर्ष आया? वो लोग बातचीत नहीं करते, बरगलाते हैं, वो लोग बेवकूफ बनाते हैं, वो लोग बड़े बड़े वादे करेंगे। अमित शाह तो कहेगा ये लो 4 MSP लो, मोदी आएगा बोलेगा सब कुछ मिल गया, सब दे दिया। क्या दिया? पिछले आंदोलन में दिया, यही कह के उठाया था ना, यही वादा करके तो हुआ। तो सब झूठ है। ये एक इस तरीके का फ्रेम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव जीतना है। बातचीत नहीं करो ना यार, आंदोलन करना है। यही हमारी जब बैठक होगी, हम यही रास्ता उन्हें बताएंगे। इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया, थोड़ा सजेशन हम देंगे, थोड़ा हम उनका सुनेंगे क्या है, और बैठ के बात होगी। क्योंकि जब सब तरीके से आपको दबाया जा रहा
रहा है। सब तरीके से आपके देश में चोर चोरी कर करके बाहर लेके जा रहे हैं सारा पैसा, चोर चोरी कर करके इतने अमीर बना दिया सिर्फ 20 लोगों को इस देश की। मैडम ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में सिर्फ 20 लोग, 20% नहीं 20 लोग हैं जिनके पास इंडिया की 90% वेल्थ है। कौन जिम्मेदार है? यही चोर तो जिम्मेदार है ना। हमारा पैसा, हमारी मेहनत का पैसा सब उनको दे दिया, सब कुछ उनके पास है। तो हमें इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम कैसे करेंगे? जब तक जीवी हो गई। हाँ ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट दैट टाइटल। अगर अपने हक की बात करना आंदोलन जीवी है ना, अगर मजलूमों की बात करना, भारत को बचाना आंदोलन जीवी है, तो आई एक्सेप्ट दैट टाइटल। एटलीस्ट मेरा नाम गद्दारों में नहीं आएगा, माफी मांगने वालों में नहीं आएगा, भगोड़ों में नहीं आएगा। मैं एटलीस्ट देश के बहुसंख्यक लोगों का पैसा लेके बाहर नहीं भागी, इनमें तो नहीं आएगा ना। आंदोलन जीवी में आएगा ना। कोई ये तो कहेगा ना हाँ भाई आंदोलन जीवी थी, हाँ कैसे गए, आंदोलन करते करते मरे, यही तो आएगा ना। भगोड़ों में नहीं आएगा, है ना, गद्दारों में नहीं आएगा, माफी मांगने वालों में नहीं आएगा। दैट्स माई टाइटल ना, एंटाइटलमेंट है वो मेरा। तो आई वुड प्राउडली एक्सेप्ट दैट। कोई ये तो नहीं कहेगा ना चाय बनाने की तरह मूर्ख बनाया लोगों को। चाय बनाने के लिए नाली से गैस निकाल के बताई डॉक्टर, तूने कोई मेरे को इस मूर्खों की उसमें गिनती में तो नहीं लाएगा ना, है ना। आत्मनिर्भर बनने के सब रास्ते बताए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कितना आत्मनिर्भर है ना, 80 कितना 800 करोड़ का फंड खाली इसी पार्टी ने खाया एक है। दो बातें हमें उनकी मान भी लेनी चाहिए। एक तो सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए और नाली में से गैस बनाने का उनसे तरीका सीखना चाहिए और अपने सारे मिनिस्टर्स को उनको भेज देना चाहिए कि हमें नाली में से गैस बनाने की तरकीब सिखाएं। ये तो हम लोग उनसे सीखने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर वो उनको आता है तो। अगर वो बन जाती है तो फिर पकौड़े भी तले जाएंगे उसमें। पकौड़े तो जब ही तलेंगे, गैस आएगी जब। अगर हमें प्रधानमंत्री जी गैस निकालना ही नहीं सिखा सकते, आग जलानी नहीं सिखा सकते, तो प्रधानमंत्री जो पकौड़े बनवाने में भी फेल हैं, वो भी हमें अपने आप ही करने पड़ेंगे ना। ये है महत्वपूर्ण विषय, ये आप समझिए सर। नहीं, और भी कह रहे हैं और कोई भी व्यक्ति जो किसानों के खिलाफ बोलता है, कोई भी व्यक्ति जो किसानों के खिलाफ बोलता है, हम साफ साफ ये बता रहे हैं, वो देश का गद्दार है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। किसानों के फेवर में पूरा देश है, वो आतंकवादी हैं, देश के गद्दार हैं, सीधी बात है। सर नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि आत्मनिर्भर, नहीं वकील साहब ही बताएंगे। सर एक पार्टी को इतना फंड आता है और एक पार्टी को उन सबके बराबर सबसे एक्स्ट्रा फंड आता है। सर कितने आत्मनिर्भर है कि पूरा डिपेंडेंट है खुद कॉर्पोरेट सेक्टर पे, अडानी पे डिपेंडेंट है, खुद की जेबें वहां से भरी जा रही है और हमें बताएंगे आत्मनिर्भर। ये गद्दार हमें सिखाएंगे आत्मनिर्भर होना। ये गद्दार हमें ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, धरने करो, सड़कों पे बैठो और यही तुम्हारा फ्यूचर जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो चलो शिक्षक रही हूँ ना, युवा से बात करो भाई, इनका क्या है, इनके पास क्या बचा है? यूनिवर्सिटी में फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे आने वाले आपके बच्चों के पास। ये आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। यूनिवर्सिटी जहाँ पे मात्र एनुअल जो अब रेट पे आप 4-5 हज़ार रुपए में डिग्री करके चले जाओगे, वही डिग्री इस सरकारों को प्रॉफिट मेकिंग यूनिवर्सिटीज एजेंसीज दिख रही हैं, तो वहाँ पे आप लोग नहीं पढ़ सकते। आत्मनिर्भर ही बनना है ना। फिर उसके बाद पता है, फिर जब कुछ है ही नहीं पल्ले, तो कहीं पंचर की दुकान खोलेंगे, कहीं पकौड़े बेचेंगे, कहीं चाय बेचेंगे। और आपकी बात से मुझे लगा कि मुझे भी अब पकौड़े बेचने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के बाद, एक इतने बड़े लेवल पे पढ़ाने के बाद और इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद, एक क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जशीट है वो कुर्सी पे है और मैं सड़क पे हूँ, तो मैं आपकी बात आज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, 3-4 दिन में आना, मैं पकौड़े बेच के आपको खिलाऊंगी। अब ठीक है, पकौड़े बेचने